नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट। आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल 2026 में होने वाला है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम यहां पर डेली 50 क्वेश्चन करते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आज की इस क्लास में। हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लगभग आज की क्लास में हमारे 55 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और साथ साथ आपको कमेंट करते चलना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है और जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो हमारा कंप्यूटर शब्द है आखिर ये किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर शब्द है वह हमारे लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से लिया गया है, तो यह आपके कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जो बाद में आपका कंप्यूटर नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था। जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है आखिर ये किसके द्वारा बनाया गया था। ब्लेज पास्कल द्वारा, चार्ल्स बेबेज, लेबिनेज या जॉन नेपियर। तो याद रखेंगे जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था वह ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन मशीन को बनाया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन वही पूछा गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और मैंने आपको बताया 1822 और 1837 ईस्वी में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, और जो 1822 में किया था वो था डिफरेंस इंजन। इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। और जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था। मार्क 1, ENIAC, यूनिवैक या एडवैक। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था, तो याद रखेंगे जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था हमारा ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखेंगे फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आपका एडवैक कंप्यूटर है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक हमारा सभी में है, लेकिन डिस्क्रीट आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। यूनिवैक फर्स्ट किसे कहा जाता है। जो हमारा यूनिवैक प्रथम है आखिर ये किस प्रकार का कंप्यूटर था। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसे कहा जाता है, क्या यह पहला हमारा पर्सनल कंप्यूटर था, पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर या पहला माइक्रो कंप्यूटर। तो याद रखेंगे जो हमारा यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यह पहला हमारा कॉमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, IBM की स्थापना कब हुई थी। 1911, 1925, 1930 या 1945। जो IBM है IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1911 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। आखिर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, IC या माइक्रो प्रोसेसर। तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें
कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था, किसका प्रयोग हुआ था? तो याद रखेंगे इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियां? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं। तो हम यहाँ पर पांचों पीढ़ियों को पढ़ेंगे कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी पीढ़ी से पूछ सकता है कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ। तो याद रखेंगे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। आप पढ़कर आए अभी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ और सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? तो जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, जो आपकी सिलिकॉन की बनी होती थी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज आपको एक ऐसी ई बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसको पढ़कर आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम बेहतर ग्रेड से पास करेंगे। क्योंकि इस दिव्यास्त्र ई बुक के अंदर आपके ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और साथ में मॉडल पेपर मिलने वाला है। 49 रुपए में दी जा रही है। इस ई बुक को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा। यदि आप एक बार उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं या इंपोर्टेंट बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लगभग उसमें आपके 2000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आखिर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आप कहेंगे सर पहली में तो वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरी में आईसी का प्रयोग किया गया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्योंकि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004, जिसको सन 1971 ईस्वी में बनाया गया। तो याद रखेंगे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004। अगला क्वेश्चन है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में VLSI मैंने आपको बताया था। तो VLSI का पूरा नाम क्या होता है? VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पहली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी थी? मतलब जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे वो था हमारा जीमॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है जेंटल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम 1960। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आखिर वो कौन सी थी? तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन। पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। इसका विकास कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हुआ था फोर्ट्रॉन का, और इसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी उसका टाइम पीरियड 1955 से लेकर 1964 के बीच माना जाता है। तो आप देखेंगे 1957 आपका फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? जो कंप्यूटर माउस होता है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बिल गेट्स, डगलस एंजल वर्ड, स्टीव जॉब्स या एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजल वर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मार्क वन कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? जो मार्क वन कंप्यूटर है आखिर ये किसके द्वारा बनाया गया? हार्वर्ड एकेन, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन या डगलस एंजल वर्ड। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी तो हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा ऑप्शन बी हो सकता है। तो मार्क वन कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखेंगे यह कंप्यूटर बनाया गया था आपका हार्वर्ड आइकेन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा। आप जब ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको यही फ़ायदा हो जाता है। आपको यदि आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। और आपसे पूछे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका क्रेवन। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एलन ट्यूरिंग किसके लिए प्रसिद्ध? जो एलन ट्यूरिंग है आखिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए या सुपर कंप्यूटर के लिए? तो जो आपके एलन ट्यूरिंग है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। एलन ट्यूरिंग को एआई और ट्यूरिंग मशीन का जनक माना जाता है। नेपियर बॉन्स किसने विकसित किया था? आखिर जो नेपियर बॉन्स मशीन थी इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल द्वारा। तो आप कहेंगे ब्लेज पास्कल द्वारा तो पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया गया था। तो याद रखेंगे नेपियर बॉन्स मशीन का आविष्कार जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर आप देखेंगे जॉन नेपियर नाम है और इन्होंने नेपियर बॉन्स मशीन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो आप देखेंगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीन हमारी आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो अभी मैंने बताया माउस हमारे एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस के माध्यम से आप राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक कर पाते हैं और स्क्रॉल बार लगा होता है जिसके माध्यम से आप स्क्रॉल करते हैं। तो माउस में आपके लिए दो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट, और एक बीच में स्क्रॉल बार होता है जिसके माध्यम से आप पेज को ऊपर नीचे कर पाते हैं। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो मॉनिटर हमारी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जिसके माध्यम से भी आप कंप्यूटर को आदेश, निर्देश, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं जिस किसी के भी माध्यम से, तो वो सभी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया। मतलब कहने का कि जिस डिवाइस के भी माध्यम से आप कंप्यूटर तक कोई भी निर्देश पहुंचा देते हैं तो वो आपकी इनपुट डिवाइस हो जाती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा थोड़ी भी जानकारी है तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो याद रखेंगे आप प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं दे सकते, बकाया जो आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वह एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। आप प्रिंटर के माध्यम से किसी भी हार्ड पेज को, मतलब कोई भी आपका सॉफ्ट कॉपी हो उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई PDF है, आप उसको प्रिंटर के माध्यम से PDF उसका हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप कहेंगे सर इतने सरल क्वेश्चन, तो आज की क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखे हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 से है। मतलब कहने का ये होता है कि क्वेश्चन आपको लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से यदि आपके क्वेश्चन 50 भी सही हो जाते हैं आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। तो पहले हमें उन बेसिक क्वेश्चन को पूरा कवर कर लेना है जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछ जाते हैं। जब हमारे 50 क्वेश्चन का पूरा एवरेज हो जाएगा उसके बाद हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए जिससे कि आपके क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है भी गलत ना हो। क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए पूरे 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि आपके सरल क्वेश्चन गलत होंगे तो आप वहाँ पर फेल हो सकते हैं। तो कम से कम हमारे सरल क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हार्ड क्वेश्चन आपके हो सके फंसे या ना फंसे, लेकिन जो सरल क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, उस वो आपके फंसते ही फंसते हैं। तो लगभग आपका जो पहला चैप्टर होता है जिससे आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं। जो आपका अगला चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिब्रे ऑफिस से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सारे चैप्टरों को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? जो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन सी है? तो वो आपके दिए हुए ऑप्शन के अनुसार रैम हो जाएगी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है वो भी आपकी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है। और रैम का फुल फॉर्म आप अभी देख कर आए हैं, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा? जो सेकेंडरी मेमोरी है आखिर इसका उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा। जो प्राइमरी मेमोरी हो गई रैम, रोम और जो कैश मेमोरी होती है ये हमारी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कैश मेमोरी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग होता है डेटा को स्पीड को बढ़ाने के लिए। मतलब जो आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं या सीपीयू और रैम के बीच मेमोरी को तेज, जो आपके सीपीयू और रैम के बीच तेज मेमोरी होती है वो आपकी कैश मेमोरी होती है। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ईपी रोम होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे ईपी का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपके सामने जो फुल फॉर्म आ रही है आप इन फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के बहुत अच्छे से याद करेंगे। ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? अभी आप पढ़ कर आए थे एक वोलेटाइल मेमोरी। जो वोलेटाइल मेमोरी थी वो आपकी क्या थी? रैम। रैम आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है तो रोम क्या हो जाएगी? रोम आपकी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी? जो पेन ड्राइव है वह हमारी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है। जो पेन ड्राइव होती है वह एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है जिसको आप कहीं से, जैसे आपने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाई और डेटा आपने कलेक्ट किया और आपने दूसरे कंप्यूटर पर आपने उसको पेस्ट कर दिया या आप उसको कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप वो क्या होती है? फ्लैश मेमोरी, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है हमारी रजिस्टर। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो वो हमारी रजिस्टर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग हार्डवेयर कहलाता है? तो याद रखें कंप्यूटर का जो भाग हमारा हार्डवेयर कहलाता है वो कहलाता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक प्रकार का हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड और कंपाइलर, जैसे हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप छू और देख सकते हैं वो आपका हार्डवेयर होता है। जिनको सिर्फ आप देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। तो आप ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं, मतलब सिर्फ आप ना तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को छू सकते हैं, ना एमएस वर्ड को छू सकते हैं, ना कंपाइलर को छू सकते हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड है सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, ये एक एमएस वर्ड है, बकाया आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा एमएस वर्ड क्या है और टैली और फोटोशॉप ये तीनों ही यहाँ पर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो हमारा विंडो है कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा? तो मैंने अभी आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार चलाता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए कम से कम या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो लाइनक्स यूनिक्स कुछ भी हो सकता है। कंपाइलर ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांसलेटर होता है। लेकिन जो एम एस एक्सेल है ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि आप एम एस एक्सेल चलाना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो वह आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ इंटरफेस कौन है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओएस के रूप में लिखा होगा तो आप याद रखेंगे ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का काम क्या है? जो कंपाइलर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे कंपाइलर का कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। हाई लेवल लैंग्वेज जो आप लोग बोलते हैं वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, अपन लोग की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हमारा कंपाइलर का प्रयोग होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर क्या होती है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, आखिर इनमें अंतर क्या होता है? तो छोटी सी बात याद रखेंगे, जो इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में रन कर लेता है। मतलब कहने का जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है। और इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता है। फर्मवेयर किसे कहते हैं? जो फर्मवेयर होता है आखिर वो किसे कहते हैं? तो फर्मवेयर वो होता है आपका जो आपका हार्डवेयर में एम्बेडेड होता है। जैसे कि आप देखेंगे हार्डवेयर में आपका जैसे आपका बायोस डला होता है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यहाँ पर आप देखेंगे बायोस की फुल फॉर्म भी अगला क्वेश्चन आ गया है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो डिवाइस ड्राइवर है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो याद रखेंगे डिवाइस ड्राइवर हमारा एक प्रकार का
ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य, समझने योग्य बनाने के लिए, मशीन को समझने योग्य बनाने के लिए, कंप्यूटर समझने योग्य भाषा बनाने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरप्रेटर क्या करता है, जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। असेंबलर कैसे ट्रांसलेट करता है, जो असेंबलर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो जो असेंबलर होता है उसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये असेंबलर का कार्य होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप सीधे सीधे पढ़ कर आए हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आपने देखा है, 3 से 4 बार हो गया। जो कंपाइलर होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है, जो मशीन लैंग्वेज है वह आपके बाइनरी में लिखी जाती है, जो आपके दो संख्या होती हैं 0 और 1। मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है, तो वो आपके 0 और 1 रूप में लिखी जाती है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, जो IRCTC है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे सैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। याद रखेंगे IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे सैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो याद रखेंगे IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी www.irctn। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डिजी लॉकर आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT माइटी GOBT ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो डिजी लॉकर है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में स्टोर करना, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर करना या शेयर करना। जैसे आप देखेंगे आपने फॉर्म भराया होगा तो आपकी एक अपार ID बनी होगी जिसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, वो आपका डिजी लॉकर ऐप होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है डिजी लॉकर ऐप में अकाउंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए, डिजी लॉकर में आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम अपने आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधार कार्ड के बगैर आपका जो डिजी लॉकर है वो लॉगिन नहीं होगा। तो आपको डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए अपने आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार नंबर की, और उसमें जो मोबाइल नंबर पड़ा होता है वेरीफाई होता है उसमें OTP जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 55 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह क्लास आपकी डेली आने वाली है जो आपके SSC एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुके होंगे, तो यदि आपने ये मैथ क्लास नहीं देखी तो आप अभी इन मैथ क्लास को देख सकते हैं जो आपके SSC एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।